हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR एडवर्स चैनल। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमने टोटल 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज ये जो लेक्चर नंबर हमारा कौन सा होगा तो वो 4th होगा। 3 लेक्चर में हमने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जो कि भारत के सामान्य परिचय से रिलेटेड होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में भारत के सामान्य परिचय में अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखा था। सेकेंड लेक्चर में भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश देखा था। थर्ड लेक्चर में हमने भारत के पड़ोसी देश तथा उनकी सीमा के बारे में पढ़ा था। फिर आज जो हम क्या पढ़ेंगे, भारत की जलीय सीमा, क्योंकि थर्ड लेक्चर में हमने क्या देख लिया था, भारत की स्थलीय सीमा। सबसे पहले मेरा ये उद्देश्य रहता है कि हम जो भी इसके पहले लेक्चर कंप्लीट किए हैं उसको क्या करें, 5 मिनट में एक बार रिकॉल कर लें। तो चलिए, जो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको एक बार 5 मिनट में टाइम दे करके उसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था, जो हमारा देश होता है उसके 2 तरह से सीमा डिसाइड होती है। एक क्या था, स्थलीय सीमा था, ठीक है, एक स्थलीय सीमा था, और दूसरा कौन सा था, जलीय सीमा था। लेकिन मैंने आपको एक यहाँ पे और चीज़ें बताई थी। हमने लैंड लॉक के बारे में देखा था कि कौन कौन से भारत के राज्य लैंड लॉक हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आपको लैंड लॉक के बारे में टोटल 5 राज्य बता दिया था। आई होप आपको वो 5 राज्य क्लियर होंगे। मैप आपके माइंड में होगा। पहले हरियाणा, हरियाणा के बाद कौन सा जाएगा, तब फिर झारखंड, झारखंड के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और लास्ट में नीचे कौन सा होगा, साउथ में तेलंगाना, ठीक है। सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी जलीय सीमा को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा था। एक मुख्य तट से था, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, द्वीप से था। लेकिन अगर मुख्य तट से बात कर दी जाए, इसकी टोटल कितना किलोमीटर ये था, तो 6100 किलोमीटर था। लेकिन अगर द्वीप की बात कर दी जाए, द्वीप में मैंने आपको क्या बताया था, तो ये 1416 किलोमीटर था। देखिए, अगर टोटल जलीय सीमा की बात कर दी जाएगी, ठीक है, टोटल जलीय सीमा की बात कर दी जाए 2 तरीके से, एक 6100 किलोमीटर और दूसरा द्वीप सहित ये 1416 किलोमीटर। एक सेकेंड, 1416 किलोमीटर। लेकिन टोटल जलीय सीमा तो ये कितना था, तो 7516 किलोमीटर था। ये चीज़ें हमने देख लिया था। फिर भारत की हमने क्या देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रकार देखे थे, जिसमें हमने 3 तरह की सीमाएं देखी थी। एक था भौगोलिक सीमा था, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, लैटिट्यूडनल वाला सीमा था, और थर्ड जो था अध्यारोपित सीमा था। अब मैं आपको वही चीज़ें बार बार डिफिनेशन नहीं क्लियर कराऊंगी, बस एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिया था। भारत और म्यांमार के बीच में अराकाम पर्वत है, तो ये कैसा था, भौगोलिक सीमा था। फिर लैटिट्यूडनल में मैंने आप लोगों को बताया था कनाडा और USA का एग्जाम्पल दिया था। अध्यारोपित में हमने आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींचा गया है, रेड क्लिफ, इसके बारे में हमने बताया था। इंडिया और चाइना के बीच में जो मैकमोहन लाइन खींचा गया था, वो कैसी सीमा का उदाहरण है, तो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। इसके बाद हमने आप लोगों को जो भारत के राज्य होते हैं, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो टोटल 16 राज्य हैं। और कितने यूटी हैं, तो 2 यूटी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें कौन कौन सा था, मैंने आप लोगों को बांग्लादेश के बारे में बताया था। फिर उसके बाद चाइना था, चाइना के बाद पाकिस्तान था, पाकिस्तान के बाद नेपाल था, नेपाल के बाद म्यांमार था, म्यांमार के बाद भूटान था, और भूटान के बाद कौन सा था, अफगानिस्तान था। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि बांग्लादेश टोटल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्य थे। आई होप आप लोगों को वो 5 राज्य क्लियर होंगे। एक बार मैं बता दे रही हूँ। पहले तो वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल के बाद असम था, असम के बाद मेघालय था, मेघालय के बाद त्रिपुरा था, ठीक है, मेघालय के बाद त्रिपुरा था, और उसके बाद क्या था, मिजोरम था। तो ये सारे राज्य मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि उससे कौन कौन से राज्य से सीमा लगता है उस पर्टिकुलर देश के साथ। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। तो हमने स्थलीय सीमा के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं क्लास में, वो क्या होगा, भारत की जलीय सीमा के बारे में होगा। तो हमें पता है भारत की जलीय सीमा, अभी हमने आपको बता दिया, टोटल कितना होता है, 7516 किलोमीटर रहता है। मुख्य तट से कितना होता है, तो 6100 किलोमीटर
किलोमीटर होता है और टोटल कितने राज्य इससे स्पर्श करती हैं, तो 9 राज्य स्पर्श करती हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था वेस्ट बंगाल, फिर कौन सा आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्रा, तमिल, तमिल के बाद यहाँ केरल, फिर कर्नाटक छोटा सा एरिया यहाँ पे गोवा, गोवा के बाद कौन सा था महाराष्ट्र, और फिर यहाँ पे आएगा गुजरात। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला कौन सा तट था, तो वो गुजरात था। सबसे कम वाला कौन सा होगा, तो वो गोवा होगा। ये सब हमने आप लोगों को पहले ही क्लास में बता दिया था, ठीक है। तो ये बातें आप सबको क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा भारत देश है, ठीक है, या क्या है, हमारा भारत देश है। अब इसके अराउंड कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। जैसे हमको पता होगा यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे श्रीलंका है, फिर यहाँ पे क्या है, म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार के बाद और फिर यहाँ पे देखेंगे तो इंडोनेशिया है, मालदीव है। तो ये सारे जो सारे क्या होते हैं, देश होते हैं, भारत के साथ वो क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अब ये बात आती है कि जो भी यहाँ पे जल बॉडी होगा, यानी कि जो भी वहाँ पे समुद्र होगा, उस पर किसका अधिकार होगा, ठीक है। तो ये हमेशा विवाद में रहता है कि ओशियन पर किसका कितना अधिकार होगा। तो क्योंकि जो भी देश होते हैं वो बोलते हैं कि ये वाटर बॉडी यहाँ पे हमारा है, यहाँ से जो भी पेट्रोलियम हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उस पे हमारा अधिकार होगा। तो इसी के साथ इस विवाद को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में क्या किया है, एक संधि बनाई थी, और उस संधि को क्या बोला जाता है, अनक्लॉस बोला जाता है। अब इस अनक्लॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ अभी आपको पीडीएफ में सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होता है कि जो भी देश होंगे, ठीक है, जो भी देश होंगे उनके जलीय सीमा को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। किसी भी देश की जलीय सीमा को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और वो 5 पार्ट कौन होते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र की संधि के अनुसार जलीय क्षेत्र कितना किस देश का भाग होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी कि अनक्लॉस 1982 के अनुसार किसी देश की जलीय सीमा को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। और वो 5 भाग कौन कौन से होंगे, पहला तो होगा आंतरिक जल, ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, प्रादेशिक जल, तीसरा होगा आपका सन्निहित या फिर संलग्न क्षेत्र, चौथा होगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि इसको EEZ बोला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब पांचवा जो हमारा होगा वो क्या होगा, उच्च सागर होगा। देखिए यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन से एरिया में आंतरिक जल होगा, कौन सा प्रादेशिक होगा और कौन सा संलग्न होगा, EEZ क्या होगा और हाई सी क्या होंगे। चलिए तो मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर आपको ये पूरा मैप समझाती हूँ कि क्या है ये। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आंतरिक जल क्या होता है। पहला पार्ट यही था कि आंतरिक जल क्या होता है। जैसे अगर हम अपने भारत देश को देखें, ठीक है, तो हमारे भारत का यहाँ मैप इस तरह से है, सॉरी एक सेकेंड। जैसे ये मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा भारत देश है, ठीक है। यहाँ पे जब हम इस तरह से देखते हैं, अब अगर हम इसको क्या देखें कि इसके कोस्टल वाले एरिया को देखते हैं, एक सेकेंड, इसकी हम कोस्टल वाली को एरिया को देखते हैं तो ये क्या है, स्मूथ नहीं है, यानी कि एक लाइन जैसा ड्रा नहीं है, क्या है, बहुत ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया है। तो जब भी क्या करते हैं, इसको आधार बनाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दी जाती है। इसको सीधा बनाने के लिए जैसे इसको क्या किया जाएगा, एक लाइन ड्रा की जाएगी। अब जो ये लाइन ड्रा करते हैं, इसके अंदर जितना भी क्या होता है, पानी होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, आंतरिक जल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक जल यानी कि इंटरनल वाटर कहते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये लाइन हमने ड्रा किया है इसे क्या बोला जाता है, बेस लाइन बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, बेस लाइन यानी कि आधार रेखा होगा, ठीक है। अब इसी आधार रेखा से क्या किया जाता है, अलग अलग देश का उनका जलीय सीमा पर कितना अधिकार होगा, इसी से फाइंड आउट किया जाता है। चलिए जैसे मैं आपको बताऊं,
देखिए, अभी हमने आप लोगों को वही जो कोस्टल एरिया दिखाया था भारत का, वो कैसा है, जिग जैग तरीके से है, यानी कि अनइवन है, स्मूथ नहीं है। तो यहाँ से जो हमने लाइन ड्रा किया वो लाइन कौन सा हो जाएगा, तो ये लाइन होगा बेस लाइन। और इसके अंदर जितने भी वाटर होगा, यानी कि जितना भी यहाँ पानी का क्षेत्र होगा, उस पर किसका अधिकार होगा, तो उस देश का अधिकार होगा। यानी कि यहाँ पर जो अधिकार है वो किसका होगा, हमारे भारत देश का होगा। लेकिन अब यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आता है, किसी देश के आधार रेखा के अंदर जो भी जलीय क्षेत्र होता है उस पर किसका अधिकार होता है, उस पर उस पर्टिकुलर देश का अधिकार होता है, और इसे ही क्या बोला जाता है, आंतरिक जल कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला वाला मैंने आपको 5 टाइप बताया, जिसमें पहला कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आता है कि बेस लाइन से लेकर के, ठीक है, बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक, बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं प्रादेशिक जल। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रादेशिक जल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रादेशिक जल बोलते हैं। यानी कि बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक जो भी डिस्टेंस होता है उसे प्रादेशिक जल बोलते हैं। और इसके अंदर भी जो भी क्या होगा, वाटर होगा, उस पर भी किसका अधिकार होता है, तो उस पर्टिकुलर देश का अधिकार होता है। यानी फिर यहाँ पर किसका अधिकार हुआ, हमारे भारत देश का अधिकार हुआ। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 12 नॉटिकल मील का याद आ गया। अच्छा, आपको पता होगा कि 1 नॉटिकल मील में टोटल कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.8 किलोमीटर होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये डेटा मैं आपको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको पता हुई। ठीक है, एक मैंने आपको बताया क्या, आंतरिक जल, और दूसरा कौन सा बताया, प्रादेशिक जल। इसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र, यानी कि बेस लाइन से ले करके जो भी क्या होता है 24 नॉटिकल मील तक का जो डिस्टेंस होता है उसे ही क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है संलग्न क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा हमारा संलग्न क्षेत्र होगा। ठीक है, क्या होगा, संलग्न क्षेत्र होगा। अब इस संलग्न क्षेत्र में किसका अधिकार होगा, तो इस पर भी इस पूरे उस देश का अधिकार होगा, यानी कि यहाँ पर भी हमारे देश का अधिकार होगा। अगर बात कर दी जाए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो जो भी कस्टम टैक्स होता है यहाँ पे उस देश द्वारा लिया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी दूसरा देश यहाँ आ करके कोई भी पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि कुछ भी चीज़ें यहाँ निकालता है, ठीक है, तो इस पर किसका अधिकार होगा, हमारे भारत देश का होगा, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। ठीक है, उससे सीमा शुल्क ले सकते हैं। और यहाँ पर भी साफ़ सफाई का काम भी किसका होगा, तो हम यहाँ पर हमारे भारत देश के जो भी अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर चाहे तो क्या साफ़ सफाई करवा सकते हैं, सीमा शुल्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी जितने भी कानून बनते हैं अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो यहाँ पे उसको दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरा, और ये तीसरा हो गया। चौथा कौन सा आता है, ठीक है, तो चौथा होगा यानी कि बेस लाइन से लेकर के कितने नॉटिकल मील तक, तो 200 नॉटिकल मील तक। ये जो क्या होगा, ठीक है, बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक जो भी डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे EEZ बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, क्या होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसमें क्या होता है, हमारा भारत देश यहाँ पे क्या चाहे तो यहाँ पे रिसर्च कर सकता है, कोई भी द्वीप स्थापित कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका क्या कर सकता है, संरक्षण कर सकता है। और एनर्जी से रिलेटेड जितने भी क्या होते हैं, हाइड्रो पावर होते हैं, उसका यहाँ पे क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। ठीक है, मैप आपको देखने में थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ जो मैं बता रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो आता है, अब जो एरिया यहाँ का बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया बचेगा, जो भी वाटर बॉडी होगी वो किस में आएगा, तो ये आएगा हाई सी में, यानी कि उच्च सागर में। ठीक है, किस में आएगा, उच्च सागर में आएगा। अब इस पर किसका अधिकार होगा, तो इस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। ना कि हम कहेंगे कि यहाँ भारत देश का अधिकार ज़्यादा होगा या फिर चीन का होगा या फिर बोल दे कि बांग्लादेश का होगा, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार होता है, लेकिन इन क्षेत्र पे अगर कोई दूसरा देश आकर के यहाँ पर अगर कुछ काम करता है तो हमारे देश से उसको परमिशन लेना होगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा कि भारत की जलीय सीमा को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
और वो कौन सा होगा? पहला अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक जल होगा, सेकंड प्रादेशिक जल होगा, थर्ड कौन सा होगा? संलग्न क्षेत्र होगा, और चौथा कौन सा होगा? अनंत आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ होगा, और पांचवा कौन सा होगा? हाई सी होगा यानी कि उच्च सागर होगा। इन तीनों पर किसका अधिकार होता है? उस पर्टिकुलर देश का अधिकार होता है, लेकिन सबसे लास्ट में होता है यानी कि 200 नॉटिकल मील से आगे जो भी डिस्टेंस होगा उस पर किसका अधिकार होता है? तो उस मतलब सभी देशों का वहाँ पे अधिकार होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब चलिए मैप में इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ से पहले ये आपका बेस लाइन हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँ, ये क्या हो जाएगा? बेस लाइन हो जाएगा। बेस लाइन से लेकर के यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक ये क्या होगा? ये टेरिटोरियल होगा यानी कि प्रादेशिक सीमा होगा। फिर उससे आगे ये 24 नॉटिकल मील तक, इस पर ये क्या होगा? ये प्रादेशिक सीमा होगा, ठीक है, यानी कि कॉन्टिजियस होगा, ठीक है। फिर 200 नॉटिकल मील तक जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? EEZ होगा यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं, द्वीप बना सकते हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस होंगे उसको भी क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ऊर्जा का उत्पादन भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीमा शुल्क ले सकते हैं, ठीक है। जो भी जल होगा उसको साफ सफाई करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और फिर ये जो हाई सी वाला एरिया आएगा इस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अनक्लॉज क्या था, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी मैंने आपको बताया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको वहाँ पे थोड़ा बस समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित जल होता है, ठीक है। आंतरिक जल क्या होता है? इस पर भी क्या होता है? उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। आंतरिक जल में संबंधित देश की जलीय सीमा, जो भी नदी, खाड़ी या फिर जो भी चीज़ें आती हैं वो इसमें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। आधार रेखा क्या होगा? मैंने आपको बता दिया। टेढ़े मेढ़े तल को मिलाने वाली जो भी काल्पनिक रेखा होती है उसी को क्या कहा जाता है? आधार रेखा कहा जाता है। फिर दूसरा कौन सा था? प्रादेशिक सीमा था। प्रादेशिक सीमा क्या होगा? बेस लाइन से ले करके 12 नॉटिकल मील तक की दूरी जो क्या होगी वो क्या होगी? प्रादेशिक सीमा होगी। इसमें क्या क्या कर सकते हैं ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद इसमें अधिकार भी किसका होगा? तो उस पर्टिकुलर देश का होगा, ठीक है। फिर ये तीसरा कौन सा आएगा? तीसरा जो होगा वो क्या होगा? संलग्न क्षेत्र होगा, यानी कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक। इसमें भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी रेवेन्यू होगा उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी माइग्रेशन आते हैं उसका भी यहाँ पे उनको हम रोक सकते हैं, ठीक है। उसकी स्वच्छता करा सकते हैं, सीमा शुल्क ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया। अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा राइटिंग गलत मतलब अच्छा नहीं हुआ था, तो आप इसको यहाँ पर पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके। फिर ये अनंत क्षेत्र था, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। क्या क्या इसमें कर सकते हैं? जितने भी प्राकृतिक संसाधन होंगे उसका खोज कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। फिर पानी और धाराओं जो हवा का क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उच्च सागर, इस पर क्या होता है? सभी देशों का समान अधिकार होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। ये मैप बना है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आई होप अब अगर वहाँ पर नहीं क्लियर हुआ होगा तो यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या आपको पता होगा कि जल संधि क्या होती है, ठीक है। जल संधि यहीं पे देख लीजिए, लिखा हुआ होगा, वहीं से आपको डिस्कस कर देती हूँ। देखिए जल संधि क्या होती है? ऐसी जल राशि जो दो स्थल खंडों को अलग करती है तथा दो जलीय भागों को क्या करती है? जोड़ती है। यानी कि अगर बात कर दी जाए, ऐसी दो वाटर बॉडी जो क्या करेगी? दो जल राशि को जोड़ती है और क्या करेगी? दो स्थल भाग को क्या करती है? अलग करती है। तो इसे ही क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। लेकिन अगर स्थल, देखो जल क्या करेगा? तो जल भाग को जोड़ेगा। स्थल यहाँ पे लिखा है तो ये स्थल भागों को जोड़ेगा और जल भागों को क्या करेगा? अलग करेगा। जल संधि अगर आपको देखें जो दो जल भाग को जोड़ता है, इसका एग्जाम्पल आपको कोई याद आ रहा हो तो आप लोगों ने देखा होगा इंडिया और श्रीलंका। यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो इसके बीच जो क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि पाक जल संधि है। अब इसको जल संधि क्यों कहा गया? क्योंकि ये दो जल भागों को जोड़ती है। कौन से जल भाग है? एक BOB है यानी कि बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है?
हाँ, यहाँ पर अरब सागर है, तो दो जल भागों को तो जोड़ रही है, लेकिन दो स्थल भागों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो ये किसका हो जाएगा, जल संधि का होगा। लेकिन अगर स्थल संधि की बात कर दी जाए तो ये क्या होगा, एक ऐसा स्थल खंड जो दो स्थल खंडों को जोड़े तथा दो जल राशियों को अलग करे। जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, देखा है आप लोगों ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखा होगा कि ये था जब ऐसे बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका रहता है और यहाँ पे साउथ अमेरिका रहता है। इनके बीच में क्या होता है, पनामा जल संधि होती है। ठीक है, क्या होता है, पनामा जल संधि होती है। अब इसको पनामा जल संधि क्यों कहा गया, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से थोड़ा सा जुड़ा होता है, तो दो स्थल भागों को जोड़ने का काम करती है। और अलग किसे करेगी, तो ये करती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए जल संधि हो गया और स्थल संधि होगा। इसमें बाद हमें देखना है गल्फ और बे, दोनों का हिंदी मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर बात कर दी जाए कि गल्फ क्या होता है, ऐसी वाटर बॉडी जो तीन ओर से पानी से घिरी होती है। जैसे आप हम भारत का अपना मैप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल होता है। अब देखिए ये तीन तरीके से क्या होता है, घिरा होता है, तीन तरीके से वाटर से घिरा होता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल, इसे ही क्या कहा जाता है, बे बोला जाता है। और इसका मुहाना क्या होता है, चौड़ा होता है। इसका मुहाना क्या होता है, चौड़ा होता है। लेकिन खाड़ी में यही अंतर हो जाता है कि एक ऐसा वाटर बॉडी जो तीन तरीके से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसे ही क्या बोला जाता है, गल्फ बोला जाता है। लेकिन अंतर क्या हुआ, तो अंतर ये हुआ कि इसमें क्या होता है, जो गल्फ होता है, गल्फ में जो उसका मुहाना होता है वो बहुत ही पतला होता है। गल्फ में क्या होता है, उसका मुहाना बहुत ही पतला होता है, जैसे यहाँ पे देखिए। जबकि अगर वो क्या होगा, खाड़ी होगा, तो उसका मुहाना क्या होता है, बहुत ही चौड़ा होता है। बस डिफरेंस यही है। बाकी दोनों क्या होंगे, किससे घिरे होते हैं, तीन तरफ से वाटर से घिरे होते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले स्थल जल संधि जो दो जल भागों को जोड़ता है और दो स्थल भागों को अलग करता है। स्थल संधि क्या होगा, जो दो स्थल भागों को जोड़ेगा और दो जल भागों को अलग करेगा। गल्फ क्या होता है, तीन तरीके से वो वाटर से, तीन तरफ से वाटर से घिरा होता है, लेकिन उसका जो मुहावना होता है बहुत ही संकीर्ण होता है। लेकिन बे क्या होगा, ये भी तीन तरह से वाटर से घिरा होता है, लेकिन इसका जो मुहावना होता है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत बड़ा है, तो ये क्या होगा, बे ऑफ बंगाल, इसीलिए इसको बोला जाता है, ना कि इसको गल्फ ऑफ बंगाल बोला जाता है। डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, भारत की जलीय सीमा कौन कौन बनाता है, देश से आपको याद रखना होगा, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, हमने आप लोगों को बांग्लादेश के बारे में पढ़ा दिया था, म्यांमार के बारे में बताया था, पाकिस्तान के बारे में बताया था, और किसके बारे में, ये चीज़ें हो गई थी। आज हम सिर्फ किसको देखेंगे, श्रीलंका को देखेंगे। देखिए हम लोग जब देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, भारत देश होता है, और यहीं पर क्या होता है, श्रीलंका जो है ऐसे भारत से, एक सेकेंड फिर से इसको बना देते हैं। देखिए जैसे ये क्या होता है, हमारा भारत देश होता है। ठीक है, अब यहीं पे जो क्या होगा, श्रीलंका वो भारत से इस तरह से लटका हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे ही क्या होता है, एक जल संधि है। अब देखिए हम इसको जल संधि बोलेंगे या स्थल संधि बोलेंगे, जल संधि बोलेंगे, क्योंकि भारत और श्रीलंका क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, दोनों क्या हैं, अलग हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या है, हमको पता है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, पाक की खाड़ी है। तो ये क्या करता है, अगर ये पार्ट जो होगा वो बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जब ये जोड़ रहा है तो ये स्थल होगा या जल होगा, यानी कि ये क्या होगा, जल संधि होगा। वो भी कौन सा जल संधि होगा, तो ये पाक जल संधि होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, पाक जल संधि होगा। ठीक है, क्या होगा, पाक जल संधि होगा। यानी कि अगर बात कर दी जाए भारत श्रीलंका से कैसे अलग है, तो वो पाक जल संधि से क्या है, अलग है। ठीक है, अब यहीं पे आपको पता ये भी होगा कि यहाँ पे देखिए ये श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, पंबन द्वीप भी है। ठीक है, क्या है, पंबन द्वीप भी है। अगर पंबन द्वीप की बात कर दी जाए तो इसी पर क्या है, रामेश्वर एक पवित्र स्थल है। ठीक है, अब से पूछा जाए कि रामेश्वरम जो पवित्र स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो पंबन द्वीप के पास है। और इसी पंबन द्वीप के पास
एक क्या बना हुआ है, धनुष कोटि का एक आकार बना हुआ है। अब उसी धनुष कोट के आकार के पास क्या है, राम सेतु ब्रिज यानी कि एडम ब्रिज है। तो आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एडम ब्रिज कहाँ पर है, तो एडम ब्रिज जो है वो पंबन द्वीप के पास है और कहाँ पर, रामेश्वरम जो स्थल है उसी के पास है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। पढ़ लीजिए इसको। देखिए सबसे पहले इसका नाम तो देख लीजिए, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक जल संधि अलग करता है। ठीक है, पाक की खाड़ी को किससे जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, रामेश्वर यानी कि आदम ब्रिज है, वह श्रीलंका के मध्य 50 किलोमीटर की ब्रिज है। ठीक है, इसमें विवाद क्या है, कच्चा टीपू द्वीप। अच्छा, आप लोगों अभी देखे होंगे कि ये भी क्या है, करंट में बहुत ज़्यादा चर्चित है। ठीक है, तो कच्चा टीपू जो द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है कच्चा टीपू द्वीप। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को क्या किया था, 1974 के अराउंड किसको दे दिया था, तो ये श्रीलंका को दे दिया था। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने ये सिफारिश की है कि हमने जो कच्चा टीपू द्वीप जो आपको दिया है वो हमें क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। इसीलिए कच्चा टीपू द्वीप जो है अभी वो करंट का चर्चा का विषय बना हुआ है। आई होप ये सब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमने आप लोगों को क्या बताया, हमने आप लोगों को जलीय सीमा के बारे में बात बताया। जलीय सीमा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सा होगा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को आंतरिक सीमा बताया। ठीक है, आंतरिक के बाद क्या बताया, प्रादेशिक बताया, प्रादेशिक के बाद EEZ बताया, फिर कौन सा था, संलग्न था, और लास्ट में क्या था, हाई सी था। सारा मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया कि कितने कितने डिस्टेंस पे ये चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ चैनल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर ये भारत का मैप हो जाए तो यहाँ पर क्या है, मालदीव है, मालदीव के बाद यहाँ पर छोटा सा द्वीप है मिनिकॉय है, और मिनिकॉय के बाद यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सी डिग्री का चैनल है, तो ये 8 डिग्री का चैनल है। ठीक है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल है, तो ये 9 डिग्री का चैनल है। लेकिन 10 डिग्री की चैनल की बात कर दी जाए तो ये यहाँ पर है, अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री का चैनल है, तो 8 डिग्री है। छोटा अंडमान व कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, सुमात्रा व निकोबार के ग्रेट चैनल है। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट है, जो कि मैंने आपको बता दिया, पाक जल संधि। ठीक है, फिर तमिलनाडु व श्रीलंका के बाद मन्नार की खाड़ी है। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास है। ये आप देखिए या नहीं देखिए, इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कोको द्वीप वाला इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अंडमान जो है, जैसे ये भारत का क्या है, ये भारत का मैप है। ठीक है, अब यहीं पर क्या है, भारत का अंडमान द्वीप है और वो भी कई पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ अंडमान होगा, ठीक है, नॉर्थ अंडमान जो है, और ये क्या है, कोको द्वीप है। और कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, तो म्यांमार का अधिकार है। और इनके बीच जैसे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि नॉर्थ अंडमान जो है वो कोको द्वीप से कैसे अलग होता है, तो ये किससे अलग होता है, कोको जल संधि से अलग होता है। ठीक है, किससे, कोको चैनल जहाँ तक लिखा होता है, जल संधि नहीं लिखा होता है, किससे अलग होता है, तो कोको चैनल से अलग होता है। और ये इसी कोको यहाँ पर क्या है, एक कोको द्वीप है। इसी कोको द्वीप को क्या किया है, म्यांमार ने किसको दे दिया है, चीन को दे दिया है, चीन को लीज पर दिया है। और चीन ही क्या करती है, यहाँ से पूरे भारत पर, ठीक है, यहाँ से क्या करती है, पूरे भारत पर नज़र रखती है। इसीलिए ये भारत के लिए क्या है, बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, और भारत पर इस पर नज़र रखती है। और भारत इंडिया के इसके साथ, चीन के साथ हमारा विवाद भी हमेशा बना रहता है। ठीक, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। कुछ इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हम अगले आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। Thank you.